ब्यूरोक्रेसी का अजब गजब हाल है। अभी कुछ दिन पहले ही शिकायत आ रही थी कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने कार्यालय को निर्देश दिया कि वो सारे अधिकारियों को फोन लगाएं और उसके बाद इस रियलिटी चेक में रियलिटी निकल करके आ गई। रियलिटी ये कि 4 कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया और 25 डीएम ने फोन नहीं उठाया। ना तो उन्होंने स्वयं फोन उठाया, ना फोन उठाने की जहमत की, ना ही उन्होंने अपना फोन किसी दूसरे को देने की जहमत उठाई जिससे कि वो फोन उठा करके जवाब दे सके। ये है आलम इस बात का, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जब सरकार बनी थी 2017 में, तभी सभी अधिकारियों से कहा गया था कि वो अपने जो चीजें हैं, जो उनकी जमीन संपत्ति है, उन सब को का विवरण सरकार को दे दे। लेकिन अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने विवरण 4 साल बीत जाने के बाद भी नहीं दिया और अब सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़े हैं। और यही कारण है कि आज 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया है। अमिताभ ठाकुर उसमें से एक नाम है। 3 लोगों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे ब्यूरोक्रेसी सुधरेगी, क्या लगाम लगेगी? और यही हमारा चर्चा का विषय भी है, मुद्दा भी है हमारा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बिगड़ी ब्यूरोक्रेसी को सुधारने के लिए अब केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी लगातार सवालों के घेरे में है। फिर चाहे वो मंत्रियों की शिकायतें हो या फिर फोन नहीं उठाने की समस्या, सवालों के घेरे में वर्दी से लेकर बड़े दफ्तरों में बैठने वाले अफसर हैं, जिनमें सुधार की कवायद की पहली कील ठोकी गई है। गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग में उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अमिताभ ठाकुर सहित 3 आईपीएस अफसरों को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। अमिताभ ठाकुर आईजी रूल्स एवं मैनुअल पर तमाम मामलों में जांच लंबित है। सेना नायक 10वीं बटालियन बाराबंकी राजेश कृष्ण पर आजमगढ़ में पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप रहा है। इसके अलावा राकेश शंकर डीआईजी स्थापना पर देवरिया शेल्टर होम प्रकरण में संदिग्ध भूमिका का आरोप था। तीनों आईपीएस पर गंभीर अनियमितता के भी आरोप थे, जिसके चलते तीनों अफसरों पर गाजगिरी है। 17 मार्च 2021 का भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुआ कि अमिताभ ठाकुर लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त नहीं है। इस आदेश के क्रम में अब प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से उन्हें वीआरएस देने या कहें जबरन रिटायर करने का आदेश जारी हो गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के 17 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अमिताभ ठाकुर आईपीएस आरआर 1992 को लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए डीसीआरबी नियमावली 1958 के नियम 16 के उपनियम 3 के अंतर्गत लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पहले सेवानिवृत्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से ब्यूरोक्रेसी में सुधार होगा? क्या लापरवाह अफसरों पर तलवार चलाने से अधिकारियों की आंखें खुलेंगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज। तीन आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया है। क्या इससे ब्यूरोक्रेसी सुधरेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा तमाम ऐसे कर्मचारियों को भी जबरन रिटायर किया गया जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी, जो नकारा थे, उनको रिटायर कर दिया गया। 4 साल बीत गए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि सब चीजें दुरुस्त हो गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, या अभी और कुछ किया जाना बाकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। कमर अली साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है कमर अली साहब आपका। मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है मनोज यादव जी आपका भी।
दिलीप यशवर्धन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। कमर अली साहब, सीधा सवाल आपसे और वही सवाल, क्या सुधरेगी ब्यूरोक्रेसी? देखिए, शुरुआत होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी सरकार बनी 2017 में, तो माननीय योगी सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। उस पर लगातार हमारी सरकार ने काम किया और आपने देखा लगभग 2300 अधिकारी अभी तक जेल जा चुके हैं, लगभग 2300 अधिकारी जेल जा चुके हैं। अभी गोमती रिवर फ्रंट में आपने देखा कि अभी चार्जशीट लगी है। तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आप आवाम के लिए चुन के आते हैं और आवाम के लिए आप काम करते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। चपरासी से लेकर ड्राइवर से लेकर गनर से लेकर इतनी सुविधाएं आपको मिलती हैं, 12-13 तरह की सुविधाएं आपके पास होती हैं, फिर भी आप लापरवाही करते हैं उस आवाम के लिए जिस आवाम के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है, बैठाले जाते हैं। आपके पास जो लोग शख्स जाते हैं वही सोच के जाते हैं कि आप फरिश्ते हैं, भगवान के दूत हैं और आप इंसाफ हमारे साथ करेंगे। जब आप फोन ही नहीं उठाएंगे, जब आवाम का आप काम नहीं करेंगे, तो हमारी जब पहली सरकार, जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री सख्त आदेश दे दिया था, जिनको काम नहीं करना है वो रिटायरमेंट खुद ले लें, वरना उनके काम के आधार पर रिटायरमेंट किया जाएगा। उसमें चाहे बाबू हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, निचले स्तर से लेके IPS IAS तक हमने कार्रवाई करी। किसी सरकार ने नजीर आज तक पेश नहीं करी। देखिए, हमने पब्लिक से वादा किया था कि हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त यूपी देंगे, वो बिल्कुल हमने दिया। हम सुरक्षा की बात करते हैं, हमने सुरक्षा बिल्कुल दिया। आपने देखा कि लखनऊ जैसी राजधानी में चैन स्नैचिंग हुआ करती थी, माए बहनें हमारी महफूज नहीं हुआ करती थी। आज की तारीख हमारे माँ बहनें भी महफूज है। इन कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए था कि हम काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं किया। हमारी सरकार ने अभी तक जितने कार्य किए, चाहे भारत सरकार की माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने भी जीरो टॉलरेंस पे काम किया। माननीय योगी जी की सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, क्योंकि हमने लगातार उनको वार्निंग दी, लेकिन वो वार्निंग पे नहीं सुधरे। हमने नोटिस दी, उसने नोटिस हमने आय से संपत्ति जो उनके पास ज्यादा थी उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी। हमारी लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं, आप देख रहे हैं वो एजेंसियां लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं। आज तक किसी भी सरकार ने गिरफ्तारी नहीं करी। विपक्ष हुल्लड़ मचाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए, आपके वक्त पे भ्रष्टाचार फल फूल रहा था, आपकी सरपरस्ती में था। आपके ऐसे मंत्री थे कि सुबह जो था दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को गाड़ियों से लेके वो पैसा पहुंचा के आते थे। उसमें आपने गायत्री प्रजापति जी को देखा, जो कि आज तक की जेल में है। देखिए, हमने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है। जो भी अधिकारी इस तरह की हरकतें करेगा, जो कर रहा था जी, वो उस तरह से कार्रवाई होगी और हमेशा ये नजीर पेश होती रही और आगे भी होती रहेगी। ठीक है, ये नजीर है और हमेशा ये नजीर पेश होती रहेगी। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अतहर नईम साहब जुड़ गए, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। आपका भी बहुत स्वागत है अतहर नईम साहब। धन्यवाद। और हम करेंगे, लेकिन मनोज जी, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर सबसे ज्यादा लगाम हम ही ने लगाई है इस डिबेट में, और इस कृत सेवानिवृत्त दे दी, इसका नकारी सरकार का मतलब कि आप एक बेहतर सरकार और बेहतर मुखिया के रूप में नहीं जाने जा रहे हैं। जो सरकार होती है, जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है अपने तहत जो भी अधिकारी है उनसे गवर्नमेंट को आगे लाना, किसी से बताने। ये बताइए कौन पुख्ता हाल इनका, कौन भाई हाल चाल लेगा कि आपने पूरा दिन कौन सी फाइल करी, कौन सी नहीं करी। आप तो प्रचार में मस्त हैं और अधिकारियों पे आरोप लगा रहे। खैर, उत्तर प्रदेश के अधिकारी शानदार है। वैसी बातें, चाहे वो मेरी सरकार हो, इनकी सरकार हो, इससे पूर्व की सरकार हो, देश आजादी के बाद की सरकार है, भ्रष्टाचार के आरोप निरंतर हर सरकार पे लगे और अधिकारियों पे लगे। ये कोई विषय नहीं है। अगर विषय होता तो जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा, बड़ा आजकल चर्चित चल रही है बात कि ब्यूरोक्रेसी फोन नहीं उठाती विश्वकर्मा जी, और वो भी हमारा फोन, आपका फोन नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन नहीं उठाती है। क्या उनपे आपने कार्रवाई की, उनको सेवानिवृत्ति दी, उनपे कोई आपने उस तरह का कठोर कार्रवाई करके जनता को मैसेज देने की बात की? नहीं। आपने उन लोगों को निश्चित तौर पे थोड़ा सा दिखाने और बताने की कोशिश की जो हो सकता है आपसे कहीं आपके मन का काम ना कर रहे हो, आपसे सवाल जवाब कर ले रहे हो, या विभाग की किसी कमी को उजागर करने वाले कर्मचारी रहे हो। कुछ ऐसी बात सामने आई। उन मंत्रियों को अब तक हटाया? कितनी बार आपने चर्चा करी, आपके चैनल ने आई कि कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है,
इन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, इनको हटाया जाएगा, चुनावी वर्ष आ गया, अब कौन हटेगा कौन नया आएगा, वो भी नहीं हुआ। 200 विधायक बैठ गए सरकार के ही खिलाफ विधानसभा में, क्या किसी एक विधायक पे आपने कार्रवाई की? आपने नहीं की, ना आपने कोई मैसेज दिया, उल्टी। और कितने सारे, मैं तो एक बात कहता हूं, वो बलिया वाला विधायक जो इनका है, अब वो पता नहीं क्या क्या बोला करते, कितने सांसद कितने विधायकों ने कितने अनर्गल सरकार के खिलाफ बातें रखी, क्या किसी का इस्तीफा दिया? किसी ने इस्तीफा लिया किसी से? अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और कमजोर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिखावा कर रहे हैं, कमजोर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अतहर नईम साहब, क्या कहेंगे आप? विश्वकर्मा जी, जो आपने अभी प्राथमिक उल्लेख में कहा कि 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया गया, और उसमें आपने विवरण भी दिया कि 25 जिलाधिकारी महोदय लोगों ने फ़ोन मुख्यमंत्री जी का नहीं उठाया, कई आईपीएस अधिकारियों ने नहीं उठाया। तो ये अपने आप में साबित करता है कि क्या जनता जब फ़ोन करती होगी, या जनता जब अपनी गुहार के लिए जाती होगी, या जनता के प्रतिनिधि जब जाते होंगे तो उनकी दशा क्या होती होगी, अपने आप साबित करता है। मैं 2 पक्षों में बात को, अपनी प्रारंभिक बात को कहूँगा। मुझे ये लगता है कि ये चुनावी गणित के हिसाब से है, कुछ संदेश दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए पंचायत चुनाव होना ही होंगे, जिसके लिए सरकार तमाम निकलने और बचने की कोशिश कर रही, कभी न्यायालय के माध्यम से, कभी और तमाम तरीकों से, तो कराने पड़े, तो क्या उन अधिकारियों को एक संदेश देने की बात है कि मेरी बात मानना होगी, जैसे हम कहें वैसे करना होगा? सरकार चाहे 1952 से लेकर किसी पार्टी की हो, हमारी इतने बरस रही हो या अन्य दलों की रही हो, उसका इकबाल बुलंद होता है, उससे ऐसे ही भय खाते हैं लोग। ये तो बिल्कुल अंतिम बिंदु होता है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए, आपको जबरन रिटायर कर दिया जाए। 4 साल आपके पूरे हो गए, चंद महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आचार संहिता विधानसभा की, बाकी पंचायत चुनाव की लगने वाली होगी। इसके पीछे कोई दूषित मंशा नजर आ रही है, कुछ और बात है। हम नहीं मानते हैं कि सरकार पवित्र मन से जनता की भलाई के लिए कर रही है। जनता की भलाई के लिए करना होता तो पहली जो 1 महीने 15 दिन की सरकार थी 4 साल पहले, तब करना होता, वो कड़ा संदेश होता। इसके पीछे सरकार को अपनी जाती हुई साख का भय। ठीक है, अतहर नईम साहब जी, ठीक है अतहर नईम साहब, आपने अपनी बात रख ली, फिर दिलीप जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, इन 3 लोगों को कंपलसरी रिटायर कर देने से ब्यूरोक्रेसी सुधर जाएगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। इन 3 लोगों को रिटायर कर देना कहीं से पॉलिटिकल स्टंट है, ये भी नहीं कहा जा सकता। और इन 3 लोगों के रिटायर हो जाने से सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से एक नजर एस्टेब्लिश करी गई है, और इसमें पॉलिटिकल स्टंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। लेकिन ये जो कंपलसरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया है, चूंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, आईएएस और आईपीएस होते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मतलब इनका अपॉइंटमेंट भी, इनका रिमूवल भी, इनका डिसमिसल भी गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अगर सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और जब भी कोई इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी का एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आज इंक्वायरी बैठी और कल उनको रिटायर कर दिया गया। उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, एक प्रक्रिया होती है, सर्विस रूल्स के हिसाब से इंक्वायरी होती है, उन इंक्वायरी पे पूरा अनुमोदन होता है। उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं और इनको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। वन साइडेड डिसीजन नहीं होता है कि इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया होगा। तो जब सारी चीजों के प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद अगर इनको दोषी पाया गया है तो आज इनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये यहां पर एंड नहीं है। मान लीजिए किसी गलती है या सरकार ने अपने विल का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉलिटिकल स्टंट के तहत इनको रिटायर कर दिया गया है, तो जुडिशियल रेमेडी आज भी इनके पास अवेलेबल है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये वहां पर जा सकते हैं, उसके बाद ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल स्टंट होगा तो कोर्ट से इनको जुडिशियल रेमेडी जरूर मिल जाएगी। बट इस तरह का कृत्य हो जाने से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में एक लगाम लगने की शुरुआत जरूर हो सकती है कि अगर हम गलत होंगे या हम कहीं से कुछ भी गलती कर रहे होंगे या हमारे खिलाफ कोई गलती पकड़ी जाएगी तो हमारे खिलाफ इस तरह के एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जनरली ब्यूरोक्रेसी पर इस तरह के एक्शंस होते नहीं थे अब तक। ऐसी शुरुआत हुई है। बिल्कुल जनरली होते नहीं है। कमर अली साहब जी,
एक अच्छा संदेश है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, ये संदेश शुरू से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पिक एंड चूज क्यों? जिन अधिकारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया, सरकार के बार बार कहने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अगली कार्रवाई उनके खिलाफ है। 4 साल गुजर गए। बिल्कुल आपने बात सही कही, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है जिस तरह की तो बताया। इनके लिए कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं? इनके लिए थी, इनके लिए कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई अमिताभ ठाकुर ने कहा जब मैं कोर्ट जाऊंगा। देखिए, उनका अपना विवेक है, उसके बारे में मुझे नहीं कहना। मैंने मुझे अपनी सरकार का पक्ष रखना है। हमारी सरकार जो काम कर रही है वो ऐतिहासिक कार्य कर रही है। नहीं, वो तो सारी सरकारें देखिए, कहती हैं। नहीं, सारी सरकारों का दावा कि उन्होंने इतिहास रचा है। प्रदीप जी, देखिए, उनकी सरकार आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार जो उनका है चरम सीमा पे रहा, और आज भी भ्रष्टाचारियों बचाने की कोशिश करती है वो। आप उनको सराहना करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचारी रिटायरमेंट के जेल भेज जा आपने रहे हैं। एशिया की रिपोर्ट देखी है? भ्रष्टाचार में हम ऊपर और ऊंचे पायदान पर चढ़े हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरपरस्ती रही पॉलिटिकल पार्टियों की। अगर आप ये देखेंगे, पिछली सरकारी सरपरस्ती रही। 6 साल अगर आप सरकार है, देखिए, 4 साल से यहाँ पर सरकार है आपकी। आ रहा हूँ आपसे सवाल लूंगा। अटैचमेंट साहब जी, जी कमर अली साहब जी जी, देखिए, हमने एक शुरुआत आप चाहे जितना डंका पीटे जी। हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचार में हम अभी भी नंबर 1 पर है। भ्रष्टाचार में हम एशिया में बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। प्रदीप जी, ये आपको बात मानना पड़ेगी, चाहे भारत सरकार की हमारी सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे अन्य सरकारें हमारी हो, वहां पे अधिकारी से हमने बिल्कुल सफा कहा है कि आपको काम करना होगा। विपक्ष क्या करता है कि हर चीज में कमी निकाल, हमें आवाम को जवाब देना है। जैसे कि आपने देखा कि 14 हम जीत के आए, हम 17 जीत के आए, हम 19 जीत के आए, 22 फिर हम जीतेंगे, क्योंकि उनको मालूम, आवाम को मालूम है, आप 24 भी जीतोगे, आवाम को भी जीतोगे, आवाम को मालूम तक नहीं है। आवाम के लिए काम करना पड़ता है प्रदीप जी, आवाम के लिए काम करना पड़ता है। वो अधिकारी अगर चुन के आए हैं, अगर उनको आप ये बता दीजिए, आप जब सत्ता में नहीं थे, उससे पहले रिवर बैंक घोटाला और तमाम ऐसे घोटालों की पर्त खोल दी थी यहाँ पर। आपके महाराष्ट्र के तमाम नेता यहाँ आते थे पर्ते खोलने के लिए, उनका अभी तक कोई कुछ हुआ? रिवर बैंक फ्रंट घोटाले में आज एक बहुत छोटा सा प्यादा बाहर निकल करके आया है। देखिए, रिवर फ्रंट में आपने देखा सबके खिलाफ चार्जशीट लग गई प्रदीप जी। कोई जेल गया तक नहीं? देखिए, चार्जशीट लग गई। अखिलेश यादव जेल गए। देखिए, अखिलेश यादव अगर दोषी हो तो अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे, जो भी इसमें दोषी होगा। देखिए, आप जानते हैं जो कानूनी कार्रवाई भ्रष्टाचार की जननी है, तब ये जेल क्यों नहीं जाता? जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, ऐसे हम किसी को जेल नहीं भेजते, ऐसे हम रिटायरमेंट नहीं करते हैं जी। क्योंकि आपने ये बात बताया, देखिए, ऐसे नहीं, साक्ष्य 3 आईपीएस अधिकारियों को रिटायरमेंट। प्रदीप जी, मैंने आपसे कहा साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, तब हमने कार्रवाई करी। आपके पास साक्ष्य की जरूरत होती है। आपके पास जिन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, क्या आपके पास उसके साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं यूपी के तमाम ऐसे अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी की बात कर रहा हूं, जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच हुई है, क्या आपके पास वो उनकी रिपोर्ट नहीं गई है? देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है, भारत सरकार की एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। उसने बहुत नजीर उसने भी पेश करी सीबीआई ने। यहाँ बीओडब्ल्यू आपने देखा कार्रवाई कर रही है जी। एंटी करप्शन ब्यूरो हमेशा काम कर रही है जब से हम बैठे हैं सत्ता के अंदर। उन्होंने गिरफ्तारियां भी करी, सबसे ज्यादा 2300 कर्मचारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। ये नजीर है अपने आप में, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार के हम पायदान। भ्रष्टाचार देखिए एक ऐसी बीमारी है जो इसको एकदम से नहीं खत्म किया जा सकता है। उसके ऊपर काम हमारी सरकार 4 साल से कर रही है। जो 15-15 साल तक सत्ता करके गए हैं, वो आज ज्ञान बांटने का काम करते हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, वो जननी थे ना, इन्होंने बढ़ावा दिया तो भ्रष्टाचार को, तो इनको तकलीफ हो रही है। क्या काम जो कर रहे हैं? नहीं तो ये लोग जेल कब जाएंगे? अगर जननी है तो ये जेल कब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपने देखा कि जितने भी 23 अधिकारी हमने जेल भेजे, अभी और तैयार रहे जाने के लिए। ये भी तो सराहना होना चाहिए इस बारे में। अधिकारी जेल, अरे 23 अधिकारी किनको भेजा? वो छोटे छोटे प्यादों को जेल भेज रहे हैं। आज एनडीए में 8 कर्मचारियों को निलंबित किया, बाहर किया गया। वो माली हैं, वो झाड़ू लगाने वाला, उनको उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। जो आला अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? आला अधिकारी साक्ष्य उनके खिलाफ होंगे, बिल्कुल अधिकारी जेल जाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है प्रदीप जी। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, और उसके प्रति जवाब थी जो देना था जवाब संदेश हमने हमेशा दिया है, फिर संदेश दे रहे और आगे भी हम संदेश देंगे। आवाम का काम करना होगा, अपने ऑफिस में बैठना होगा, आवाम का फोन उठाना होगा। ठीक है। हाँ साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी कह रहे थे कि विपक्ष की पार्टियां इनको बढ़ावा देती हैं, सरकार इनकी है। केंद्र शासित जो कर्मचारी होते हैं या प्रदेश द्वारा अंकुश में होते हैं, उन दोनों पर क्या विपक्ष के लोगों की बात चलेगी?
अरे जनता का काम नहीं होने का ये नमूना है, ये उदाहरण है कि काम नहीं होता है, और इसके पीछे आपकी सरकारी और चुनावी मंशा है। इसके पीछे पवित्र मंशा जनता के लिए नहीं है। विश्वकर्मा जी, मैं आपके प्रश्न पर एक बात अपनी जोड़ के बात पूरी कर दूं। आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि चुनाव से पहले जिन मुख्यमंत्री को ये कहते थे जेल भेज देंगे, भ्रष्टाचारी हैं, अब तो उतार का समय है। कुछ महीने बाद इनके हाथ से कानून चला जाएगा, चुनाव आयोग के हाथ में हो जाएगा, आचार संहिता लगते ही, तब कब जेल भेजेंगे? और जो प्यादे भेजे हैं वो दिखावटी हैं। सवाल सुन लीजिए जी, ठीक है, सवाल सुन लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई होती है। सेंट्रल ने के खिलाफ भी जब कार्रवाई की गई तो उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया, तो ऐसे में मुश्किल है ना। तो क्या कानूनी संरक्षण को उखाड़ के फेंक देंगे? अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायालय में जाएगा, उसमें ऐसी क्या दिक्कत होती है? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं एक बात का नहीं जवाब दे दूं जी। नहीं जी, मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूँ। जी बताइए। जितने घोटाले आपकी कांग्रेस सरकार में हुए थे, हम घोटालों की बात अगर आपने एक पर भी जितने वायदे किए हो, खरे उतरे हो, कार्रवाई की हो, सच्ची कार्रवाई की हो, तो बताइए। मैं आपकी परीक्षा लेने को तैयार हूँ, परीक्षा देने को तैयार हूँ। भेजेंगे ना, वो ये परंपरा चली आती है। आप बता दीजिए, आपने एक भी जो आरोप लगाया हो उस पर कार्रवाई सच्ची की हो, अच्छी की हो, निष्पक्ष की हो। जी अतः नहीं साहब जी, एक सवाल सुन लीजिए। ये सत्ता में रह के भी आरोपी लगाते रहते हैं। की गई है, आपको नहीं लगता ये बड़ा कदम है? हैं जी? अरे सवाल सुन लीजिए सर। हाँ, जो मैंने प्रारंभिक कहा कि 3 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आदरणीय विश्वकर्मा जी, अतः नहीं साहब सवाल तो सुनिए भाई पहले। आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं क्या? आपको आवाज नहीं मिल रही क्या? अरे मैंने सुना, सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। नहीं साहब, अच्छा फिर से बताइए। जी सवाल सुनिए जी, सवाल सुनिए। क्या ये 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? आपको नहीं लगता ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है? यही मैंने प्रारंभिक बात में कहा था कि ये कदम बिल्कुल प्रारंभ में होते हैं। 4 साल बीत जाने के बाद जब समय बहुत कम बचा है, ये करना मंशा को दर्शाता है, ये मैंने कहा था। और मैं नेचुरल जस्टिस नाम की भी कोई चीज होती है ना जी, सुनने का मौका भी तो दिया जाता है। कहाँ सुनवाई हुई? इस केस में हुई या और किसी केस में हुई? मौका भी तो दिया जाता है ना सरकार। नहीं, इस केस में क्या कानूनी प्रावधान जितने हैं वो अपनाए गए? वो कोर्ट में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वो साफ आ जाएगी बात। इसके पीछे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, ये जो रिटायरमेंट दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया है, केंद्र ने लिया, सरकार ने किया है। हाँ, और तो उसके बाकायदा नियम कायदे कानून का पालन किया गया है। केंद्र के गृह मंत्री महोदय ने ही अपनी मंशा के विपरीत पाया होगा। कुछ न कुछ इसमें सियासी बू है जी, ये मैं कह रहा हूं। जी चलिए ठीक है। मनोज जी, आपकी सरकार के खिलाफ तमाम आरोप लगे थे, रिवर बैंक घोटाले से, रिवर फ्रंट घोटाले से लेकर के जो आपने जेपी सेंटर बनाया था और जो चीजें बनाई थी, इतने घोटाले के आरोप लगे थे कि आपकी सरकार चली गई। आपके कितने लोग जेल गए अभी तक? मीडिया आर्काइव में है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और एक्सप्रेस वे की तो कितने दर्जनों बार जांचें हुई हैं, लैपटॉप वितरण का दर्जनों बार जांचें हुई हैं और सब कुछ नहीं पाया गया है। जिस तरीके से रिवर फ्रंट की बात कही गई है, उसकी भी जब जांच होगी निश्चित तौर पे और निष्पक्ष तौर पे होगी, तो वो भी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, बड़ा आसान होता है किसी भी सरकार पे आरोप लगा देना। मैं इस बात को बहुत डीपली इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। जो विषय ये है कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोई भी सरकार बेहतर काम तब कर सकती है जब उसके मंत्रियों में और ब्यूरोक्रेसी में अच्छा तालमेल हो। आपको मैं बता दूं कि जो मेट्रो और एक्सप्रेस वे बन गए, आदरणीय राष्ट्रपति जी हर दिन शाम को 7 बजे अधिकारियों से मीटिंग करते थे कि बताइए आज का काम कितना हो पाया। तब हम 22-23 महीने में एक एक्सप्रेस वे बना पाए, जो रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का अभाव है। मनोज जी, सवाल ये है, अगर गलत आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया? सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया? फिर सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं। सिर्फ हमारे समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा देने से हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम जनता के लोग हैं, हम राजनीतिक दल हैं, तो हम अपने लिए राजनीतिक दल नहीं है। हम जनता और अपने सिद्धांतों विचारों की राजनीति करने वाले दल हैं। तो
तो हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। खैर, अब तो चलन नया है। अरे आप पर आरोप लगेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये क्या कह रहे हैं मनोज जी? के लिए अदालतें हैं, जांच एजेंसियां, उस पे हम कोई आंदोलन नहीं करने वाले। हम बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं, सरकार जांच करा ले, क्योंकि कोई जांच अधिकारी हम नहीं हो सकते विश्वकर्मा। इसका मतलब आप पर आरोप सत्य थे क्या? आप पर जो आरोप लगाए गए थे वो सच थे क्या? अधिकारी बताए ना, अगर सच होते तो 4 साल में हम जेल में होते। हमारे काम के आधार पर जितने आरोप लगे। मैं जवाब दे दूं इस बात? हाँ, ठीक बात। ये कमर नकवी साहब बताएंगे आपको कि आप जेल क्यों नहीं गए? जी कमर अली नकवी। देखिए, गायत्री प्रजापति, मुझे लग रहा है भूल नहीं, याददाश्त मनोज जी की बढ़ा दूं। आप ही के सरकार के मंत्री अभी तक जेल में है। वो गोमती रिवर फ्रंट में जो अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट लगी है वो भी आप ही की सरकार में थे। एक्सप्रेसवे की आप बात करते हैं, उसमें भी कार्रवाई चल रही है, उसमें भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आप इधर उधर की बात करते हैं, आप कहते हैं काम बोलता है। आपका काम बोलता तो 27 साल बेहाल के साथ आपने गठबंधन कर लिया, काम बोलता था आपका। ऊपर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो कहते हैं हर एक बात पे, हर एक काम में आपका भ्रष्टाचार है, ये बात साबित हो गई है। 2300 कर्मचारी अधिकारी जेल जाने के बाद ये साबित हो गया है। जिसमें भी चार्जशीट लग रही है, ऐसे साक्ष्य पे लगती है, ऐसे हवा में बात करने, जनता के हित की आप बात करते हैं, आप परिवार के हित आपके ऊपर बात अच्छी लगती है। 36 लाल बत्ती आपके घर में थी, वो आपके ऊपर बात अच्छी लगती है। जेल क्यों नहीं गया अभी तक? भाई, जेल गायत्री प्रजापति है, अधिकारी कितने जेल गए हैं, आगे भी जा रहे हैं। अभी आप देख लेगा, महीने 2 महीने में जाएंगे। वो खुला चैलेंज दे रहे कि हम बैठे, हम जेल क्यों नहीं गए? भाई, जो भ्रष्टाचार करा जिसने किया होगा वही तो जेल जाएगा जी। अब मनोज जी ने किया तो मनोज जी जाएंगे, तो उसमें व्यक्तिगत किसी को थोड़ी कहा जाएगा, व्यक्तिगत किसी को कहा जाएगा। जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा, जो भी इसमें लिप्त होगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तो व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ तो प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो रही है। जिस प्रोजेक्ट में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम उसकी बात करते हैं, कार्रवाई के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमें व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें भ्रष्टाचार से दुश्मनी है। इस बात को समझिए। फिर आप लोग कहते क्यों थे कि हम आएंगे सरकार में तो सबको जेल भेज देंगे? भाई, भेजा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपकी दोबारा जब चुन के आएंगे तो पहले तो हमने जेल के दरवाजे तक पहुंचाया था, आप इस बार अंदर कर देंगे। भाई, किया तो कितना करेंगे आप बताइए। कर तो रहे जो साक्ष्य मिलने जा रहे हैं। मनोज जी चैलेंज कर रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे। मनोज जी चैलेंज करने से कुछ नहीं होता है। घर में बैठे हुए। मनोज जी, देखिए, मैंने आपसे कहा अपनी बात रख लीजिए जी। जी मनोज जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। लगता है मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे कुछ हो, लेकिन क्या ये जो आज कदम उठाए गए हैं, उन जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके मन में एक डर होगा, एक दहशत होगी कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमारा भी हश्र यही होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि एन चुनावी वक्त में ये प्रक्रिया क्यों, इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई, बहुत सारे परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे। फिलहाल वक्त ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। मिलकर कदम की ओर बढ़ें। करते हैं आधार स्थान के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। खुदी को आजमाया अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिलीप जी का रुख करें। दिलीप जी, आपने पूरा प्रोसेस गिनाया, लेकिन सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो पूरी प्रोसेस करके ही कार्रवाई की है। जी आ रहा हूं आपके पास मनोज जी, इसके बाद आता जी। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन तीनों ऑफिसर्स को जो कंपल्सरी रिटायर किया गया है वो काम ना करने का मुद्दे पे नहीं किया गया, बल्कि करप्शन के मुद्दे पर किया गया। मेजर जो चार्जेस है वो इनके ऊपर करप्शन के हैं और अलग अलग कैटेगराइज करप्शन है जो जिसके रेजिम में हुआ है कि क्या इन्हीं तीन पर आरोप लगेगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट कि इन्हीं तीन पर चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन जो इंक्वायरी की प्रक्रिया होती है वो इंक्वायरी की प्रक्रिया इन तीनों के केस में कंप्लीट हो गई होगी, ये मैं प्रिज्यूम करके कह रहा हूं। सवाल ये होता है कि बाकी में क्यों नहीं कंप्लीट की? हाँ, बाकी में ये तो देखिए, यहाँ पर तो सरकार की जो प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, और इसमें डिपेंड करता है, दोनों पक्षों का रोल होता है। जैसे आपको सुनवाई का मौका दिया गया, अगर आपने पहली बार में अपना पक्ष रख दिया तो वो इंक्वायरी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। अगर आप उस इंक्वायरी को लिंगर ऑन करना चाहेंगे तो आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे। तो ये दोनों तरफ, ये टू वे प्रोसेस है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने ही जल्दी डिसीजन दे दिया। हमको सुनने का मौका नहीं दिया गया, हम कोर्ट जाएंगे। अगर सुनने का मौका नहीं दिया गया तो मैं तो कहता हूं इनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। अगर सुनने का मौका नहीं दिया गया तो जो जुडिशियल प्रोसेस होता है, जुडिशियल प्रोसेस इस बात पर हमेशा लिटिगेंट के फेवर में जाता है कि अगर इनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, नेचुरल जस्टिस एक वर्ड होता है, उस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को कोर्ट्स फॉलो करती हैं और नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि दोनों पक्षों को सुनने का बराबर का मौका मिलना चाहिए और हर वो एविडेंस जो प्रस्तुत किया गया उसको प्रॉपर्ली एडजुडिकेट किया जाना चाहिए। अगर एविडेंसेस एडजुडिकेट नहीं हुए हैं, ग्राउंड्स को ठीक तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, आरोप विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पिक एंड चूज का मामला हो रहा है। क्या आपको इसमें कोई ऐसी बात लग रही है क्या? देखिए, पिक एंड चूज का मामला, देखिए विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष राजनीतिक हथकंडा ही अपनाता है और राजनीतिक तरीके से ही वार करता है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन बाकी के केस में तो नहीं, लेकिन मैं अमिताभ ठाकुर जी के केस में जरूर कह सकता हूं कि यहां पर कुछ ना कुछ राजनीति हो सकती है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर हमेशा से ही सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, बदनाम रहे इस बारे में, उनके और बहुत सारी पीआईएल भी करी है उनकी वो तो समाजवादी पार्टी। हाँ, मैंने कहा सरकार के खिलाफ, मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा वो सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं और सरकार अपने खिलाफ किसी की आवाज पसंद नहीं करती है, वो सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे सपा की। हाँ, और इन्होंने कई सारी पीआईएल भी करी है और आज की डेट में इनकी जो पत्नी है नूतन ठाकुर जी, वो आपकी मेंबर हैं। तो यहां पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, लेकिन बाकी दोनों के केस में पत्नी का किसी पार्टी से संबंध होना क्या गलत बात है क्या? नहीं, मैंने नहीं कहा। मंत्री रहे हैं, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री रहे हैं जिनकी पत्नी अलग अलग काम करती थी। हाँ, निर्मला सीतारमण जी के पति कांग्रेस का कि ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पीआईएल भी सरकार के खिलाफ करी हैं, बहुत सारी चीजों में इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया जो सरकार के खिलाफ है। तो यहाँ पर एक राजनीतिक दृष्टि हो सकती है, लेकिन उस राजनीतिक दृष्टि की वजह से, आपका कहने का मतलब ये है जो लोग सरकार को सूट नहीं करेंगे उनका यह यही होगा? नहीं, मैंने नहीं, प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर एक इस बात की बू आ सकती है, लेकिन इस पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से जब तक प्रॉपर ग्राउंड्स इनके खिलाफ नहीं होंगे तब तक इनको कंपल्सरी रिटायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पावर ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सरकार ने इसीलिए बड़ा सोच समझ के और पूरा प्रोसीजरल और ये अनुमोदन जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं होगा तब तक इनका रिटायरमेंट डिसमिसल हो ही नहीं सकता है। नहीं, वो हो गया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव ने कर दिया है, उसके बाद में यूपी सरकार ने कर दिया, राज्यपाल के पास में मोहर लगने के लिए गई है और उसके बाद राष्ट्रपति को चला जाएगा, वो सारा प्रोसीजर अपनाया गया। और अगर इस प्रोसीजर में कहीं कोई कमी रह गई होगी तो कोर्ट इसका बेनिफिट इनको दे। सवाल सबसे बड़ा ये, क्या इससे ब्यूरोक्रेसी में सुधार आएगा? सुधार नहीं आएगा, लेकिन सुधार की पहल जरूर होगी। प्रदीप जी देखिए, एकदम देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिपेंडेंस के पहले से चली आ रही है। तो इंडिपेंडेंस के पहले से जिस चीज की जड़ें जमीन में जमी हुई हैं और एक आधिकारिक तौर पे जमी हुई है, और इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहा जाता है इस देश में, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो जो चीज परमानेंट है उसको एकदम से तो नहीं हिलाया जा सकता है। ये जरूर है कि हाँ, एक धमक लगेगी और इस धमक से जो लोग थोड़े से भी लापरवाह या भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे वो अपने आप को सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, मनोज जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ इस डिबेट में, हो सकता है मेरा नॉलेज इतना ज्यादा ना हो, तो काफी अनुभवी लोग हैं, लेकिन मेरा सवाल मेरे मन में एक आया है, उस सवाल का जवाब मैं पैनल पे बैठे लोगों से जरूर चाहूंगा। अभी दिलीप जी ने कहा कि इन पे ना काम करने के कोई चार्जेस नहीं, इन पे करप्शन के चार्जेस, जो अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया। तो क्या
विश्वकर्मा जी, नए भारत में जो नया भारत बना है उसमें करप्शन के चार्ज रखने पे जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। भाई अगर करप्शन के चार्जेस है, भ्रष्टाचार के चार्जेस है, तो उनको तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ना कि जबरदस्ती रिटायर करके पेंशन देके घर बैठा। क्या आपको क्या लगता है कि करप्शन के चार्जेस लगते रहे? मनोज जी, आपको लगता है करप्शन के चार्जेस लगते रहे और आप इंजॉय करते रहे? आप ये कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ अगर करप्शन के चार्जेस हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। ये सेवानिवृत्त वाले कौन सा सजा है भाई? हम तो पहली बार सुन रहे हैं ना। अगर किसी मंत्री पे करप्शन के चार्जेस, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जानी दीजिए। अगर किसी मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो वो इस्तीफा देके क्या छुट्टी पा जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। कमर अली नकवी साहब इसका जवाब देंगे। जी कमर अली साहब जी, भाई खाली रिटायरमेंट क्यों, जेल क्यों नहीं गए अभी तक? अगर करप्शन किया है, अगर लोगों के जो हमारे टैक्स का पैसा का उन्होंने फिजूल खर्ची की उड़ाया है तो जेल में होना चाहिए था ना उनको। आप जानते हैं कोई भी अधिकारी होता है उसको डायरेक्ट जेल नहीं भेजा जाता है, उसका तरीका ये क्यों? क्या अधिकारी कोई अवरत नहीं करते क्या? उसके खिलाफ कानूनी साक्ष्य जो होते हैं, कानूनी साक्ष्य नहीं है क्या? कानूनी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, जब भी हमने इनको रिटायर किया है। बिल्कुल जा रहे हैं, वो बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। हमने आपसे कहा कि हमारी सरकार इनको छोड़ने वाली नहीं है। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, वो लोग जेल गए हैं। अब मनोज जी उनको बचाने की कोशिश करेंगे, समाजवादी बचाने की कोशिश करेगी, तो जेल भेजो तो तकलीफ इनको, ना भेजो तो तकलीफ इनको। आप किस पल रहना चाहते खाली ये बता दीजिए मनोज जी, आप किस पल रहना चाहते खाली ये बताइए। समाजवादी पार्टी की आप आवाम के साथ हैं या भ्रष्टाचारियों अधिकारियों के साथ हैं? मनोज जी इस चैनल पे आप खाली ये बता दें, तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं आप उनके साथ हैं या उत्तर प्रदेश की आवाम को जो छला गया, आज तक लूटा गया है योजनाओं के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, उनके साथ क्या आप हैं? हमें ये बात जवाब दे दीजिए। हमें अगर आप इस बात का जवाब दे देंगे कि आप उनके साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, तो हम आपकी बात को मान लेंगे। गायत्री प्रजापति आपके साथ सही थे, गायत्री प्रजापति आपके साथ सही थे। अगर आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, 2300 अधिकारी अगर जेल गए हैं, 2300 अधिकारी आप जेल गए हैं, क्या आप ये मानते हैं गलत भेजे गए? अगर गलत भेजे गए हैं तो हम ये मान लेंगे कि आपकी सरपरस्ती उनके ऊपर थी, हमने उनको सही भेजा है जेल। देखिए गलत सरकारें आती हैं और जाती रहती है, इस आवाम की उत्तर प्रदेश की बात करिए। आप उनकी सरपरस्ती मत करिए, फिर आपको बता रहे हैं आप सरपरस्ती मत करिए भ्रष्टाचारियों कर्मचारियों अधिकारियों की। अगर आप करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया 2017 में, 19 में आपका क्या हाल किया है आपको मालूम है, 22 में उत्तर प्रदेश जनता आपकी क्या हाल करने जा रही है आपको मालूम है। आप भ्रष्टाचार मत बढ़ावा दीजिए, फिर समझा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करेगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनकी आय से अधिक संपत्ति थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग बड़ा समाजवाद का करते हैं, परिवारवाद की बात करने वाले आज की तारीख में ये बताते हैं कि वो अधिकारी जिनको हमने जेल भेजा वो अधिकारी सही थे। वाह भाई वाह, समाजवादी, कहीं समाजवादी, इस तरह की समाजवादी, ऐसी समाजवादी आपकी पार्टी है, कहाँ समाजवाद है? देखिए हर नागरिक को सुरक्षा मिलना चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अधिकारी जो भ्रष्ट उनको जेल भेजना हमारा काम है। आप सराहना करिए, जैसे माननीय शिवपाल यादव जी ने सराहना करी है, लोकसभा में हमारी तारीफ हो रही है। जैसे कि आपने मुलायम सिंह जी ने तारीफ करी लोकसभा में, मालूम है आपको उनका सपना था मुलायम सिंह जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये उनका सपना पूरा हुआ। इसे कहते हैं नेताजी। शिवपाल जी ने जैसे तारीफ करी, इसे कहते हैं नेताजी। बात को समझिए, आपके लोग तारीफ कर रहे हैं आज भाजपा सरकार की, उत्तर प्रदेश की। मनोज जी रुकिए भाई, आप दोनों की बात हो गई तो बात बड़ी बिल्कुल साफ है। मनोज जी ने सीधा सवाल किया कि जेल क्यों नहीं गए। कमर साहब कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर कब जाएंगे। अतः नेम साहब क्या लगता है कि ये तीन जो ब्यूरोक्रेट हैं इनको जबरन रिटायरमेंट देने से लोगों में दहशत तो बनेगी ही ना कि अगर हमने काम नहीं किया या हमने भ्रष्टाचार किया तो हम समय से पहले रिटायर कर दिए जाएंगे? मैं आपके इस प्रश्न का तो उत्तर दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके साथ अपनी बात को पूरी करने के लिए बहुत कम समय चाहता हूं। देखिए जनता क्या चाहती है
कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, और ऐसा इस सरकार ने वायदा भी किया था। लेकिन जनता भी महसूस कर रही है, और सारी रिपोर्ट्स, अभी आपने भी यही फरमाया कि भ्रष्टाचार में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। इस लेवल का अधिकारी, ये कोई अर्दली या चपरासी तो थे नहीं, इस लेवल का अधिकारी यदि भ्रष्टाचार में निलंबित कर दिया जाए या रिटायर कर दिया जाए, इससे दर्शाता है कि क्या स्थिति है इस सरकार की। नंबर 2, आपने कहा कि क्या भय लगेगा अधिकारियों कर्मचारियों को, ब्यूरोक्रेसी को। सच्चाई यह है विश्वकर्मा जी कि इस सरकार से सारे देश का, उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, आम इंसान, ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी सब दुखी हैं। सुन लीजिए थोड़ा समय के साथ न्याय करिए। सुन लीजिए, सब दुखी हैं। समय आने पर सब बोलेंगे। पर्याप्त दिया हमने शुरुआत में बोलने का। समय आने पर सब बोलेंगे। अरे सवाल जवाब का है। अरे कंप्लीट होने, जवाब देना पड़ेगा आपको। अरे कंप्लीट तो होने दीजिए। इससे भय ये आएगा कि अगर हमारी नहीं सुनोगे तो तुम्हें हम जबरिया रिटायर कर देंगे। सुन लीजिए, सवाल सुनिए जी, सवाल सुनिए। सवाल यह है कि मनोज जी ने सवाल उठाया कि अगर ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ जांच हो गई तो इनको तो जेल जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अधिकारियों इनको जेल जाना चाहिए? देखिए, किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ कानून सम्मत दंड होना चाहिए, लेकिन जो सत्ता में है सवाल उससे पूछा जाएगा, उसके क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। 4 साल बीत जाने के बाद आपकी मंशा क्या है कि ऐसे हमारी मंशा ये है कि जेल के शिक्षकों के पीछे है। स्वच्छ सरकार चले, बेदाग चले, लेकिन ये सरकार दागदार है। भ्रष्टाचार बढ़ा कैसे, क्यों बढ़ रहा है, जनता उत्पीड़ित क्यों है, ये मेरा प्रश्न है। आप ये बताइए, अगर ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबी हुई है, आपने अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया? अजी ये साक्ष्य नहीं है तो और क्या है? इतने बड़े पद के अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार में निलंबित हुए? क्या है ये, क्यों हो रहा है? इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। जबरन रिटायरमेंट हुआ है अख्तर साहब, ये पिछली सरकारों में हुआ सारा भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों में हुआ तो 4 साल बाद दिखाई दिया, इनको आते ही दिखाई देना चाहिए ना। अरे जांच करने में टाइम लगता है ना। अच्छा, 4 साल का समय लग गया ये जांच करने में, समझने में, और भाषण और बयानबाजी तो उसी समय थी जैसे अभी कर देंगे। देश की बड़ी सर्विस क्रैक करके वो लोग आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है तो पुख्ता सबूत भी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये चुनावी और राजनीतिक, चुनावी और राजनीतिक मंशा नजर आती है। अगर कोर्ट इनको दोषी पाता है तो हम इस बात को ठीक मानेंगे, अगर कोर्ट इनको बरी करता है तो प्रश्न चिन्ह है। चलिए, ये आपने एक नया बारे में कहेंगे कुछ आप जरा सा, जो जमानत पे है ना, क्या चीज, जो जमानत पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो जमानत किस मामले में जमानत में है? नंबर 1, क्या जमानत का प्राविधान गैर कानूनी है? क्या जमानत का प्राविधान भारत में गैर कानूनी है? थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दीजिए। अरे ज्ञान आप बढ़ाइए, पहले बताइए क्या जमानत का प्राविधान भारत में मोदी जी के आने के बाद से गैर कानूनी हो गया? और आपने आरोप झूठा लगा दिया, आपने झूठा आरोप लगा दिया, आपने झूठा आरोप लगा दिया, जमानत नहीं लेगा कोई। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे है कि ये साक्ष्य नहीं है, आप हमें ये बताइए। अरे ये साक्ष्य होता ही नहीं है। जमानत का प्रावधान अदालती प्रक्रिया का हिस्सा है, न्याय का हिस्सा है। कानून को समझिए, पढ़िए। बताइए किस मामले में है वो जमानत पे? आप बताइए किस मामले में, तो मैं बताता हूँ। आप बताइए आपके नेताओं का ज्ञानवर्धक समाज किस मामले में आप कहना चाह रहे हैं? आप खोल के बात कीजिए, ढक के क्यों कर रहे हैं? बताइए, क्या किसी हत्या के मामले में है, किस मामले में है? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। भ्रष्टाचार, अरे आपने 6-7 साल इधर कार्रवाई क्यों नहीं की? करना पड़ा आपको यूपीए सरकार में, मालूम है आपको? आपको रोका किसने? वो सारे के सारे जो हमारे सहयोगी दल थे वो कोर्ट से बरी हो गया। फैसलों को पढ़िए, सारे हमारे सहयोगी दल कोर्ट से बरी हो गया, हमारा कोई नहीं था। आप जो कहना चाहते राहुल गांधी जी को किस विषय पे, झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए। एक सवाल कमर लाली नकवी साहब से करना है। कमर साहब, आपने 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी घोटाला, ये घोटाला, ये वो घोटाला, सब जी वाले घोटाले कर दिए।
को जेल भेजा, एक भी कर्मी उनके नेता को जेल भेजा, फाइनेंस घूम रहे हैं, कोई नेता जेल में है? देखिए, आने का उनको अधिकार है, वो एक अदालत का काम। अभी तो आप जमानत को गलत बता रहे थे, अभी आप कह रहे हैं। आप कहाँ है? मैंने कब गलत बताया? अभी कह रहे थे जमानत पर है तो अधिकार है। देखिए, लेकिन आप आपने झूठा आरोप लगाया, आपने सुनिए अतैब नेम साहब, रुकिए भाई, आपकी जानकारी मैंने बढ़ाने का किस मामले में जमानत? मैंने ये कहा मेरी जानकारी कानून के विषय में पूरी है, जेल में क्यों नहीं है? और आपके झूठ के विषय अतैब नेम साहब, रुकिए भाई, आ रहा हूँ। सरकार ने सराहनीय कार्य किया कि उनको शिक्षकों के भेजा गया। कौन जेल भाई? गया? आप इतनी भी वो रहे, जेल गए नहीं गए? भी बताइए। ऐसे तो आपके यहाँ के तमाम लोग जेल जा चुके हैं। देखिए, भ्रष्टाचार में कोई अधिकारी घूम अधिकारियों को हमने जेल भेजा, कोई भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। ठीक। यशवर्धन जी ये बताइए कि क्या अतैब नेम साहब का रेंट है, आपको क्या इसमें राजनीति नजर आ रही है? कहा मामला है तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? कंपल्सरी नहीं, लेकिन मैं बिना देखे जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर इनके बात का जवाब। किसी सर्विस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो दो तरीके से कार्रवाई होती है, एक सर्विस रूल्स के अंतर्गत होती है, दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेपरेटली चलाई जाती है अगर पाया जाता है तो, और जिसमें पूरी हो जाती है उसके बेसिस पर डिसीजन ले लिया जाता है रहती है। मान लीजिए इस केस में भ्रष्टाचार और सर्विस रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई चल रही थी तो सर्विस कार्रवाई पूरी होने इसमें नहीं पाया गया और इनको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, और उसमें ये रिकमेंडेशन 100% होगी कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जाए। अगर पहले से नहीं चल रही होगी तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अभी खत्म नहीं हुई है। कहने का मतलब ये नहीं कि इनके खिलाफ ये है। ठीक बात, बिल्कुल। क्या इसमें कोई आपको पॉलिटिकल गेम नजर आ रहा है? नहीं, मैं प्राइमा फेस जी को छोड़ करके बाकी के खिलाफ मुझे कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इनको रिटायर कर देने से सरकार को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला है। कोई कहीं किसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला है कि सरकार ठाकुर के मामले में नजर आ रहा क्या आपको? नहीं, अमिताभ ठाकुर चूंकि लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, सभी सरकारों के खिलाफ बोलते रहते, तो एक न्यूसेंस मटेरियल हो सकते हैं, हो सकता है वो इस इलेक्शन के टाइम पर भी कुछ बोलते, और बल्कि होता प्रदीप जी सरकार ने इनको आजाद कर दिया है, नौकरी में थे, बंधन में थे, लिमिटेशंस थी, नहीं बोल सकते थे, बट अब तो अगर ये सरकार के खिलाफ बोलना चाहेंगे, आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो जाएंगे ना। पहले बोलते तो जेल नहीं भेजे जा सकते थे क्योंकि अहम ओहदे पर थे। सवाल दूसरा मेरा, जब चुनाव तब इस तरह की चुनावी कार्रवाई शुरू होती है, पब्लिक को दिखाने के लिए भी होती है। ये चुनावी हथकंडा इन ऑफिस है, ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए, जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, करप्शन फ्री एस्टैब्लिश करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन तीन लोगों कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जाएगा ना कि सरकार। हाँ, मैंने कहा ना कि ये सरकार का मैसेज जाएगा। ये पॉलिटिकल स्टंट 100% इसलिए है क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस होता है, वो ड्यू प्रोसेस या तो पहले से कैलकुलेट करके किया देंगे, फिर से वहीं पर और जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्या कहेंगे? इस तरह की प्रक्रिया आईपीएस को एक साथ रिटायर करने की प्रक्रिया मेले कभी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार, ये तो देखिए करना भी शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहती, इसे नकारा नहीं जा सकता। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यूपीए की गवर्नमेंट हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, चुनाव के समय पर जितना भी चुनावी हथकंडा होता है जिससे पब्लिक का अटेंशन ग्रैब किया जा सके, मैसेज दिया जा सकता है जाए कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट में हमें किसी को रिटायर करना पड़े, किसी को जेल भेजना पड़े, किसी को कुछ भी करना पड़े, हमारी सरकार कर सकती है। सवाल यही है कि 4 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, आप चुनावी वक्त है, मैसेज देने को नहीं, चुनावी वक्त अभी नहीं है, चुनाव में भी बहुत समय और बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जो चुनाव के आते आते पब्लिक भूल जाती है। ये ऐसा कोई बड़ी घटना नहीं है, और इनमें से अमिताभ ठाकुर को छोड़ करके जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव के बाद में जो एमएलसी के चुनाव है 32 सीटें, राज्यसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद सीधा विधानसभा के चुनाव होंगे। ये चुनावी वर्ष है, लगातार चुनाव
होगा इसमें? पंचायत चुनाव पर इस इंसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, कोई बात कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं। मनोज यादव जी, आपका फाइनल कमेंट, जो हमारा मुद्दा है, इन 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज जाएगा? क्या ब्यूरोक्रेसी सुधरेगी? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखता। ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी नहीं है कि किसी के द्वारा अभी कोई ऐसी व्यक्ति हो जिसकी मर्जी से चुन लिया गया। वो एक पूरी प्रक्रिया उससे वो आते हैं। सरकार की जिम्मेदारी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि ब्यूरोक्रेसी से उसको कैसे काम लेना है और कितनी गति से काम लेना है। वो नाकाबिल लोग नहीं, इस बात से मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, एक चलन आया है नया, तमाम आईएएस अपॉइंट किए गए हैं मोदी जी की तरफ से। वो जो तमाम सारे अपने क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट हैं, उनको जो एमबीए करके आए हैं तमाम बड़े लेटरल अपॉइंटमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं अभी भाई मनोज जी। जी, दूसरी बात, सीधा सवाल आपसे, सीधा जवाब जल्दी से दीजिए। क्या ब्यूरोक्रेसी में अच्छा मैसेज जाएगा? मेरा व्यंग सुन लीजिए, मेरा व्यंग है सरकार से। हो सकता है नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाले अक्षय कुमार सही पिक्चरों में आईपीएस की भूमिका में अच्छा कैरेक्टर किए हैं, तो मोदी जी के मन में आया हो इन 3 आईपीएस को हटा दो, जिससे कि इस देश और प्रदेश को चला लिया जाएगा। ये सरकार को ना आता है, ना ये सरकार अनपढ़ जाहिर गवारों की सरकार है, जिससे प्रदेश और जी विश्वकर्मा जी, देखिए, कार के धरातल पर लिए नित्य नए पर्दे डाला कर, ये भी उसका एक हथकंडा है। अगर सरकार ब्यूरोक्रेसी पर या राज्य कर्मचारियों पर अच्छी नीयत से ठीक करना चाहती तो शुरू की ही मीटिंग में हो जाता या बार बार विभागीय मीटिंगों में हो जाता। इसमें कोई ना कोई अंदर की बड़ी बात है। जी जी, मंशा कुछ और है। साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंची। जी चलिए, मैंने कहा मंशा कुछ और है। जी, क्या कहेंगे? मंशा कुछ और है। जी, आपकी मंशा पर सवाल आवाम ने 14 में चुना, जी 17 में चुना, 19 में चुना, 22 में फिर चुनेगी। हम हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम करेंगे, आवाम के लिए काम कर रही है, करेगी। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा, जो काम नहीं करेगा आवाम को, जेल भेजा जाएगा, उसको रिटायरमेंट। सीधा है हमारा सरकार का। अरे ठीक है साहब, समय समाप्त हो गया आपका भाई। ये बता दीजिए क्या मैसेज सही जाएगा? या आपके अधिकारी फोन उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो आगे रिजल्ट आप 2-4 दिन और देख लीजिए। जी, दिलीप जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, बहुत सुधार तो नहीं आएगा क्योंकि एकदम से ओवरऑल चेंजेस की तो कोई उम्मीद जनता ना करे ना हम करें, और जरूर जाएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी थ्रेट में। लेटरल एंट्री का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है ब्यूरोक्रेसी में, उससे भी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल मची हुई है। और इस तरह की जब घटना हो, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में इनसिक्योरिटी जरूर फैलेगी, तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है। मनोज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आईपीएस लॉबी पे दबाव बनाने के लिए ऐसे चीजें लेके आ रही है जिससे कि वो अपनी मंशा को पूरा कर सके। लोकसभा में जो कहा था कि मेरी अपनी तमन्ना है भाई नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे आप हमें। श्री अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं या श्री शिवपाल यादव जी सच बोलते हैं? बताइएगा मुझे, आप जवाब देंगे इस बारे में। किसको आप मानते हैं बताइए तो। श्री मुलायम सिंह जी को आप नेता की तमन्ना करते हैं, भाई नरेंद्र मोदी जी भाई कमर अली साहब, वो तो एक पॉलिटिकल गिमिक था भाई, उस पर आप क्यों करें? कोई कहेगा कि हमारी सरकार न बने। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि जो 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है, उससे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब अगर अधिकारी सुधरे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। अब उससे वो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि क्या ब्यूरोक्रेसी सुधरेगी, क्या वो अपना रास्ता सुधारेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं